हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैरेटिक्स के लेक्चर 2 के बारे में। ऑलरेडी हम लेक्चर 1 देख चुके हैं और उसमें बेसिक्स कवर कर चुके हैं और हमने देखा कि पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। पर आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेनली इन टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट टॉपिक होने वाला है काउंटर काउंटर मेथड। उसी के बाद हम बात करेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है और आखिरकार उसको कैसे डिटरमाइन करोगे। एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है आपके पास, इसका सरफेस एरिया क्या है। तो ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे डेंसिटी, पोरोसिटी, फ्लो प्रॉपर्टीज और बल्कीनेस, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूटिव डिराइव्ड प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं। नाम है काउंटर काउंटर मेथड। देखिए, काउंटर काउंटर मेथड आपका पार्टिकल साइज और पार्टिकल वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता है। पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल वॉल्यूम के लिए। बट आपको एक चीज यहां पर याद रखना है, इसके प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरकार ये किस सिद्धांत पर काम करता है। सबसे पहले मैं यहां पर क्लियर करूंगा, याद रखिएगा that it operates on the principle that when a particle is suspended in a conducting liquid passes through a small orifice on either side of which are electrodes, a change in electric resistance occur। सर कुछ समझ में नहीं आया, मैं यहां पर क्लियर करता हूं। यह बोला गया कि ये आप डायग्राम देख सकते हैं, जिस पार्टिकल का, लेट सपोज ये एक्स पार्टिकल है, इसका आपको पार्टिकल साइज या पार्टिकल वॉल्यूम पता करना है। तो इस पार्टिकल को आप कंडक्टिंग लिक्विड में सस्पेंड करोगे। कंडक्टिंग लिक्विड का मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, ठीक है। बट ये याद रखिएगा, सस्पेंड बोला है, मतलब सस्पेंड रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब डिस्पर्जन टाइप में रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है और ये है लिक्विड, ठीक है, कंडक्टिंग लिक्विड, और इसी से ओरिफिस से निकलेगा। जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की, पोटेंशियल दिया इसको, तो क्या होगा? जब यहां से इसमें पार्टिकल है, लेट सपोज ये पार्टिकल है, तो इस ओरिफिस से पार्टिकल निकलेगा बाहर की तरफ, ठीक है। अब जैसे ही इस ओरिफिस से पार्टिकल निकला, तो एक फ्लक्चुएशन, एक चेंज इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यहां पर नोट किया जाएगा, और जिसकी वजह से हम फर्दर कैलकुलेशन की मदद से क्या पता कर लेंगे? उसका साइज एंड उसकी वॉल्यूम। तो यही बोला गया that it operates on the principle of that when a particle is suspended on conducting liquid passes through a small orifice on either side of which are electrodes, a change in electric resistance occurs। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, द काउंटर काउंटर इज अ पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट for measuring the particle volume and particle size। So this is all about the counter counter method। कुछ हमारे पास अदर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन मेथड्स थे जो कि फर्स्ट पार्ट में रह गए थे। यहां पर आपका न्यूट्रेशन से भी आप कर सकते हैं, सरफेस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं पार्टिकल साइज। उसी के साथ आप फ्लूइड क्लासिकल मेथड, एक्सरे डिफ्रैक्शन और कैस्केड इंपैक्टर, जो कि आपने एरोसोल में भी देखा होगा, और रोटेटिंग ड्रम मेथड से आप पार्टिकल साइज निकाल सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं न्यू टॉपिक पर, दैट इज योर सरफेस एरिया। आखिरकार सरफेस एरिया क्या होता है, ये हमें जानना है। अब मैं यहां पर क्लियर करता हूं, ये आपके पास ए पार्टिकल है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? इसका सरफेस एरिया ये है, इसका चारों तरफ का ये सरफेस एरिया है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, अगर मैंने इस पार्टिकल को तोड़ दिया और ये छोटे छोटे पार्टिकल बनाए गए और इन पार्टिकल्स का नाम रख दिया मैंने बी, तो अब मैं यहां पर आपसे ये पूछ सकता हूं कि सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सरफेस एरिया ए का ज्यादा है कि बी का? ऑब्वियसली बी का ज्यादा है, क्योंकि आपको वो कहानी याद होगी और आपको याद करनी पड़ेगी दैट स्मॉलर द पार्टिकल, स्मॉलर द पार्टिकल साइज, लार्जर द सरफेस एरिया, good will be dissolution
and excellent will be absorption. Excellent will be absorption. Excellent will be absorption. ये एक बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें यह बोला गया कि जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उसका उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसको वहां पर कांटेक्ट में भी बहुत मदद मिलेगी और उसी वजह से उसका डिसोल्यूशन ज्यादा होगा, और डिसोल्यूशन अच्छा हुआ तो हमें एब्जॉर्प्शन भी अच्छा मिलेगा। तो ये सरफेस एरिया की कहानी है एंड आई होप आपने समझ गए हैं। चलिए मूव करते हैं, अब यहां पर स्टेटमेंट वाइज समझ लेते हैं और हम इसमें जानेंगे as the particle size decreases the surface area of the particle increases। ये सिंपल सी बात अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। उसी के बाद हमने बात किया कि सरफेस एरिया हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा, डिसोल्यूशन को भी अफेक्ट कर सकता है, सॉल्युबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी। सीधी सी बात है, अगर सरफेस एरिया छोटा है तो कहीं ना कहीं ड्रग एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होगा, जैसे कि जो मैंने अभी कहानी बताई, डिसोल्यूशन भी अफेक्ट होगा, सॉल्युबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है। तो ये चीज क्लियर है कि सरफेस एरिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। अब आखिरकार ये पार्टिकल है, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि इसका सरफेस एरिया कैसे डिटरमाइन करोगे। एक छोटे पार्टिकल का कैसे इमेजिन कर सकते हो, नहीं देख के भी नहीं, क्या किलोमीटर के उससे नापोगे, नहीं नाप सकते। तो इसी तरीके से कुछ साइंटिस्ट ने यहां पर दो मेथड्स दिए। वो कौन कौन से मेथड थे? पहला मेथड था एडजॉर्प्शन मेथड। एडजॉर्प्शन मेथड में भी आपके दो पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला आ जाता है सॉल्यूट एडजॉर्प्शन और गैस एडजॉर्प्शन। अब मैं यहां पर पहले ही पॉइंट को आपको क्लियर करता हूं। देखिए एडजॉर्प्शन आया है, कहीं ना कहीं एडजॉर्ब कराकर आप पार्टिकल का सरफेस एरिया पता करोगे। लेट सपोज, चलिए लेट सपोज मेरे पास ये एक्स पार्टिकल है, ये एक्स पार्टिकल है जिसका सरफेस एरिया आपको पता करना है, ठीक है। अब मैं अगर इसमें पहला पॉइंट आ जाता है बाय सॉल्यूट एडजॉर्प्शन, याद रखिएगा पहला है बाय सॉल्यूट। सॉल्यूट एडजॉर्प्शन से आप कैसे पता करोगे? बाय सॉल्यूट एडजॉर्प्शन मैं यहां पर क्लियर करूंगा। सॉल्यूट एडजॉर्प्शन में आप क्या करेंगे? एक सॉल्यूट लेंगे, एक सॉल्यूट आपने ले लिया, ठीक है। मैं यहां पर व्हाइट कलर का दिखाता हूं, या इससे आप समझ पाएंगे इजीली कि एडजॉर्प्शन। आपने एक सॉल्यूट ले लिया, ठीक है। अब आपको इस सॉल्यूट का, इसका सरफेस, सॉल्यूट वाले का पता है, इसका सॉल्यूट का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है एक पार्टिकल का। तो अब आपने क्या करा? इसको इस वाले पे एडजॉर्ब कराया, एडजॉर्ब कराया तभी तो एडजॉर्प्शन कहलाएगा। अब आपने इसको एडजॉर्ब कराया, सॉल्यूट एडजॉर्प्शन को, लेट सपोज ये करा दिया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां पर ये 17 है, ठीक है। 17 पार्टिकल एडजॉर्ब हुए। तो अब जब एक का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 17 का कितना होगा? 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम एडजॉर्प्शन, देखिए एडजॉर्ब कराया, तो ये एक एग्जांपल था एडजॉर्प्शन मेथड से कि हमने पार्टिकल का सरफेस एरिया पता कर लिया। ये था बाय सॉल्यूट एडजॉर्प्शन। अब इसी तरीके से दूसरा मेथड था बाय गैस एडजॉर्प्शन। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए गैस एडजॉर्प्शन में मैं अगर क्लियर करूंगा आपको, कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, होगा इसमें भी एडजॉर्प्शन ही, इसमें भी एडजॉर्प्शन होगा, इसीलिए तो एडजॉर्प्शन के अंडर रखा गया है इसको। इसमें क्या होगा? इसमें नॉन पार्टिकल है, उस पर गैस के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब कराएंगे। अब कौन कौन सी गैस यूज हो सकती है? एक तो नाइट्रोजन यूज होगी और एक हीलियम यूज होगी। हीलियम और नाइट्रोजन यूज होती है इस वाले एडजॉर्प्शन में। और यहां पर मैं क्लियर करूंगा, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसका नाम है क्वांटासोर्ब, जो कि जीपैट एग्जाम में भी आपको पूछा गया था 2017 में, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्वांटासोर्ब इसमें यूज किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया, एडजॉर्प्शन मेथड में एडजॉर्प्शन कराया जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा एयर परमिबिलिटी मेथड। एयर परमिबिलिटी मेथड में हम यहां पर एयर की परमेबिलिटी की भी बात करेंगे नेक्स्ट, जैसे अभी कमिंग स्लाइड में देखने वाले हैं। सो यहां पर क्लियर हो गया, ये दो टेक्निक है। अब यहां पर मैं क्लियर करता हूं डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया में एडजॉर्प्शन मेथड और एयर परमेबिलिटी मेथड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने एक तो जाना बाय सॉल्यूट एडजॉर्प्शन, ठीक है। सरफेस एरिया किस किस से मेजर होगा? यहां पर ये गैस एडजॉर्प्शन का आ गया कि हमने कि नाइट्रोजन कितनी एब्जॉर्ब हो रही है कि एक मोनोलेयर बना रही है। ये नॉन पार्टिकल था। अब इस पर यहां पर एडजॉर्प्शन मेथड में नाइट्रोजन कितनी लेयर बना रही है, मोनोलेयर बना रही है। तो कितना मोनोलेयर? क्योंकि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल का साइज हमें पता है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का साइज हमें पता है, इसलिए हमने नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। और उसकी मदद से हमने अननोन पार्टिकल का सरफेस एरिया पता कर लिया। वहीं पर एयर परमिबिलिटी मेथड में रेट एट विच गैस और लिक्विड परमिएट्स अ बेड ऑफ पाउडर,
ठीक है ना। इसमें कौन सी इक्वेशन यूज होती है? इक्वेशन होती है ब्रूनेट एमेट टेलर इक्वेशन। देखिए ब्रूनर एमेट टेलर इक्वेशन यूज होती है, बट एयर परमेबिलिटी में आपका दो यूज होगा, ठीक है। दैट इज योर पॉइजले इक्वेशन एंड कोजेंसे-कार्मन इक्वेशन। वहीं पर इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्वांटासोर्ब गैस एड्सॉर्प्शन मेथड में, और फिशर सब्सीवर है आपका एयर परमेबिलिटी मेथड में। कौन कौन सा डिटेक्टर यूज होता है? थर्मल कंडक्टिविटी एंड वाटर मोनोमीटर आपका एयर परमेबिलिटी में यूज होगा। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया है कि कैसे कैसे सरफेस एरिया को डिटरमाइन करना है। कोई रटने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप इक्वेशन को देख सकते हैं, इक्वेशन को आप एग्जाम के लिए, ठीक है। ये बीईटी इक्वेशन है जो गैस एड्सॉर्प्शन में यूज होती है, क्वांटासोर्ब इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है इसको, क्वांटासोर्ब में, ठीक है। और उसी के साथ है दूसरा कोजेंसे-कार्मन इक्वेशन जो कि आपका एयर परमेबिलिटी मेथड में यूज किया जाता है। एयर परमेबिलिटी मेथड में आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिराइव्ड प्रॉपर्टीज। डिराइव्ड प्रॉपर्टीज क्या है? डिराइव्ड प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी हैं जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी से डिराइव हुई है। अब क्या क्या आ जाता है डिराइव्ड प्रॉपर्टीज में, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे पोरोसिटी की बात करेंगे, उसके बाद डेंसिटी की, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लो प्रॉपर्टी की, और उसी के साथ हम बात करेंगे बल्कीनेस की, ठीक है। सो अब यहां पर डिराइव्ड प्रॉपर्टीज की शुरुआत करते हैं हम। यहां पर डिराइव्ड प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम चलते हैं डेंसिटी की तरफ। देखिए ये आपके सामने बीकर है, ठीक है। डेंसिटी आपको समझना है। अब मैं यहां पर आपको क्लियर करा, जैसे ही मैंने आपको डेंसिटी बोला तो आपके माइंड में एक जरूर आया होगा मास बाय वॉल्यूम, ये तो आया ही आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज यहां पर शुरुआत से समझाऊंगा, ठीक है। ये अच्छी बात है, ये आया है, ठीक है। डेंसिटी आप तभी भी मेजर करेंगे तो मेजरिंग सिलेंडर में मेजर की जाएगी, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर याद रखिएगा, मेजरिंग सिलेंडर में। अब मैंने आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा कि 1 केजी क्या 1 लीटर के बराबर हो सकता है? 1 केजी 1 लीटर के बराबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का डिफरेंस होगा। डेंसिटी का डिफरेंस कैसे होगा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। क्या मैं यहां पर यह बोल सकता हूं, लेट सपोज मैंने अभी बताया 1 केजी 1 लीटर के समान नहीं हो सकता। आपके पास 100 ग्राम हनी है, 100 ग्राम हनी है, आपने इसकी डेंसिटी पता करनी है। तो अभी मैंने बोला मेजरिंग सिलेंडर में, तो आपने 100 ग्राम हनी को एक मेजरिंग सिलेंडर में डाला, ठीक है। एक मेजरिंग सिलेंडर में डाला। अब मेजरिंग सिलेंडर में जैसे ही डाला तो ये यहां पर ये रीडिंग है, ठीक है। ये रीडिंग है 0 हुआ, ये 20 हुआ, 60 हुआ, 40 हुआ, और 60 और 80 और ये 100, ठीक है। 100 तक लेकर चलते हैं, 100 का मेजरिंग सिलेंडर हो जाता है। तो ये जो 100 ग्राम है ये 80 ml तक आया, 80 ml तक आया, 80 ml, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है? 100 है, 100 है। वॉल्यूम कितना है? 80 है। तो अब क्या होगा, ग्राम पर लीटर इसका आएगा कि नहीं आएगा? डेंसिटी सॉल्व कर लीजिएगा। तो डेंसिटी आया कि नहीं आया? ग्राम पर लीटर इसका, या ग्राम पर एमएल भी बोल सकता हूं, आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप डेंसिटी निकालेंगे। चलिए अब आपने यहां पर यह चीज याद रखनी है कि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अब आपने 3 तरह की डेंसिटी को देखा होगा, मैं यहां पर क्लियर करूंगा। एक तो बल्क डेंसिटी जानते होंगे, मैं यहां पर इसको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, आपको आसानी होगी, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम हमने देखा। डेंसिटी 3 तरह की हो सकती है, बल्क डेंसिटी हो सकती है, ठीक है। ट्रू या टैप्ड हो सकती है, ट्रू या टैप मैं बोल सकता हूं, और तीसरा है ग्रेन्यूल। ये 3 तरह की हो सकती है, ठीक है। अब बल्क डेंसिटी क्या होगी? मैंने बताया मास बाय वॉल्यूम बेसिक फॉर्मूला है। तो बल्क डेंसिटी क्या होगी? सिंपल सी बात है, ये पार्टिकल्स है, ठीक है। ये पार्टिकल्स है, पाउडर है। पाउडर के बीच में आप ये वॉइड स्पेस देख रहे हैं, पाउडर के बीच में वॉइड स्पेस, मैं यहां पर दूसरे कलर से आपको इसको इंडिकेट करता हूं, ये वॉइड स्पेस, ठीक है। तो अब ये जो वॉल्यूम है, सबसे पहले बल्क वॉल्यूम बोलेंगे। बल्क वॉल्यूम क्या होगा? बल्क वॉल्यूम होगा उसकी एक्चुअल वॉल्यूम प्लस वॉइड स्पेस की जो वॉल्यूम है, वॉइड स्पेस की जो वॉल्यूम है उसी को तो बल्क वॉल्यूम बोलेंगे, क्योंकि ये जो खाली स्पेस है ये भी तो आएगा, ठीक है। ये खाली स्पेस भी तो आएगा, तो ये बल्क, इसको हमने बोला बल्क वॉल्यूम। बात समझ में आई? अब अगर मैं इसी को डेंसिटी, बल्क डेंसिटी के रूप में देखूं तो मास तो इस पाउडर का ही जाएगा, मास ऑफ दैट पाउडर, मास क्योंकि मास है। बल्क वॉल्यूम आ जाएगा। बल्क वॉल्यूम किसके बराबर है? बल्क वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम प्लस वॉइड वॉल्यूम के है। तो ये क्लियर हो गया है, मतलब विद वॉइड स्पेसेस हमारा बल्क वॉल्यूम आएगा। बल्क बोला गया
चलिए अब बल्क वॉल्यूम आ गया क्लियर। अब दूसरी तरफ आपके पास कोई बीकर है। अब जो इसमें बीकर में लेट सपोज आपने इस बीकर को टैप कर दिया, जैसे आप नमक का डब्बा लाते हैं या नमक का पैकेट लेकर आते हैं, जब डब्बे में डालते हैं किचन में तो उसको आप टैप भी करते हैं। पहले टैप नहीं करते क्योंकि भरा भरा दिखता है, जब टैप करते हैं तो थोड़ा सा वो नीचे दब जाता है। तो अब उसमें क्या हुआ, ये बल्क जो स्पेस है, ये जो स्पेस है वो खत्म हो गया, वो स्पेस खत्म हो गया। देखिए यहां पर कोई स्पेस नहीं दिख रहा। तो ये अगर मैं कह सकता हूं, ये मैं कह सकता हूं ट्रू वॉल्यूम, ट्रू वॉल्यूम या टैप्ड वॉल्यूम कह सकता हूं। ट्रू वॉल्यूम क्या होगा, ट्रू वॉल्यूम होगा सीधा सा एक्चुअल वॉल्यूम में से माइनस कर दिया वॉइड स्पेस। वॉइड स्पेस खत्म हो गया तो माइनस ही तो करा ना। तो अभी अगर मैं कहूं ट्रू वॉल्यूम या ट्रू डेंसिटी तो क्या होगा, मास जो एक्चुअल है, ठीक है, और हमारा क्या आएगा नीचे, वॉल्यूम आएगा, क्योंकि बल्क डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कौन सा, वॉल्यूम को सर ट्रू वॉल्यूम क्या होता है, ट्रू वॉल्यूम बराबर होता है एक्चुअल वॉल्यूम माइनस वॉइड स्पेस, वॉइड स्पेस माइनस कर दिया तो इसको बोला हमने टैप्ड डेंसिटी। ये हुआ बल्क डेंसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया एंड आई होप द पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन। चलिए अब आगे मैं बात करता हूं, यहां पर आपके सामने टेबल के सामने दिया गया है। ठीक है, अब ट्रू डेंसिटी देखिए, ये आपके सामने दिया गया वेट ऑफ पाउडर अपॉन ट्रू वॉल्यूम ऑफ पाउडर। ठीक है, ट्रू डेंसिटी, और ये किस किस मेथड से डिटरमाइन कर सकते हो आप, मेथड से मेनली गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड आप यूज कर सकते हो। गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड में आप हीलियम और नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं, और लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, उसी के बाद मैं बात कर सकता हूं ग्रेन्यूल डेंसिटी। ग्रेन्यूल डेंसिटी लाइक शुगर क्रिस्टल, सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा, ग्रेन्यूल वेट अपॉन ग्रेन्यूल वॉल्यूम, और मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड से इसको मेनली आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया डेंसिटी ऑफ पाउडर अपॉन इंट्रा पार्टिकल स्पेस। वहीं पर बल्क डेंसिटी मास ऑफ पाउडर अपॉन बल्क वॉल्यूम। सो बल्क डेंसिटी एपरेटस से हम इसको निकाल सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, आई होप आप सबको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तीन तरह की डेंसिटीज आप कैसे डिटरमाइन करते हैं और आखिरकार इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि काफी बार एक्सपेरिमेंट में आप कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता है। सो चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर पोरोसिटी। देखिए पोरोसिटी होता क्या है, मैं यहां पर सिंपल सी बात करूंगा। पोरोसिटी या वॉइड्स, खाली स्पेस में बोल सकता हूं, काफी जगह मैं यहां पर क्लियर करूंगा। मोस्ट फार्मास्यूटिकल सॉलिड्स क्या होते हैं, पोरस होते हैं, पोरस होते हैं, दे आर पोरस। ठीक है, मैंने पोरस बोला, पोरस का मतलब उनके अंदर इंटरनल पोर्स अवेलेबल रहेंगे। इंटरनल, बात को समझिएगा, इंटरनल पोर्स या कैपिलरी स्पेस मैंने बोल दिया, कैपिलरी स्पेस। ठीक है, कैपिलरी स्पेस, कैपिलरी स्पेस। सो अब इसी कॉन्सेप्ट को मैंने अगर बताया कि जो फार्मास्यूटिकल सॉलिड्स होते हैं वो पोरस होते हैं काफी, ठीक है, उनके अंदर पोर्स रहते हैं या कैपिलरी स्पेस रहते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो बल्क वॉल्यूम है, जो बल्क वॉल्यूम है इस केस में वो बड़ा है, बल्क वॉल्यूम ज्यादा है ट्रू वॉल्यूम के। क्यों है, क्योंकि पोर्स है, पोर्स मैंने बताया अभी, पोर्स है, इनके बीच में ये पोर्स है, खाली स्पेस है, और ट्रू वॉल्यूम में नहीं होता, ट्रू वॉल्यूम में तो कॉम्पैक्ट रहता है, तो हमारा बल्क वॉल्यूम ज्यादा है। यस है, ऑफ कोर्स है। तो अब क्या फॉर्मूला बनता है इसका, मैं वॉइड को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, वॉइड को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि बल्क में से माइनस कर दिया ट्रू वॉल्यूम, तो ये पोर्स पता लग जाएगा कितना पोर्स है। क्लियर है, यस। तो मैं इसको कह सकता हूं इट इज डिफाइंड एज द वॉइड वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम। तो ये आपके सामने ये एक फॉर्मूला आ गया है, और आई होप क्लियर हो गया होगा। आई होप द पॉइंट मस्ट बी क्लियर। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैकिंग अरेंजमेंट। देखिए पैकिंग अरेंजमेंट से आप क्या समझते हैं, मैं यहां पर क्लियर करता हूं व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग अरेंजमेंट। आपके पास पाउडर है, आपके पास पाउडर है, तो आपने कभी पाउडर का हीप या ढेर देखा होगा, बट एक और मैटर करता है कि पाउडर का अरेंजमेंट कैसा है, पाउडर का अरेंजमेंट कि पाउडर ऊपर नीचे ऐसा है या ऐसे कॉम्पैक्ट पड़ा हुआ है, तो यही चीज हमें पैकिंग अरेंजमेंट बताता है। तो यहां पर दो तरह की हमें पैकिंग देखने को मिलती है, एक होती है क्लोजेस्ट, जिसको हमने रोम्बोहेड्रल बोला। ठीक है, तो क्लोजेस्ट और रोम्बोहेड्रल इस तरह का देखने को मिलता है, जहां पर पार्टिकल्स इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, रोम्बोहेड्रल शेप, जिसमें 26% तक एक पोरोसिटी बताई गई कि रोम्बोहेड्रल और क्लोजेस्ट पैकेजिंग में हमारा 26% पोरोसिटी देखा गया है। उसी के साथ मैं बात करता हूं ओपन और लूजेस्ट क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग। ठीक है, तो उसमें 48% बोला गया है, 48% इसमें बोला गया है। ठीक है, और उसका कैसा डेजिग्नेशन है, बेसिस। ठीक है, अब एवरेज पोरोसिटी, एक फार्मास्यूटिकल पाउडर या सॉलिड की जो पोरोसिटी बताई गई है
वो ये बोला गया कि 30 से 50% तक और 30 से 50% तक हमारा एक एवरेज होना चाहिए पोरोसिटी एक फार्मास्यूटिकल पाउडर का। एंड आई होप नाउ ये हमारा अरेंजमेंट का भी पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी आखिरकार होती क्या है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी हमें समझना है। अगर आपने यहां पर मैं क्लियर करूंगा फ्लो प्रॉपर्टी, आप लेट सपोज एक टैबलेट बना रहे हैं, एग्जांपल से बहुत जल्दी समझेंगे। एक टैबलेट बना रहे हैं तो अब टैबलेट आपने पाउडर किस में डाला, आपने डाइल्यूएंट्स वगैरह होपर में डाला, होपर में डाला तो अभी यहां पर फ्लो प्रॉपर्टी काम आएगी। हमारा क्वेश्चन ये था कि क्यों पढ़ रहे हैं फ्लो प्रॉपर्टी। देखिए फ्लो प्रॉपर्टी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं कहीं हमारी फॉर्मुलेशन में अफेक्ट तो नहीं आ रहा, बट जो ये फ्लो प्रॉपर्टी है ये अफेक्ट हो सकती है अगर पार्टिकल साइज अच्छा नहीं हुआ, उसकी शेप अच्छी नहीं हुई, पोरोसिटी अच्छी नहीं हुई या डेंसिटी अच्छी नहीं हुई, ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टी अफेक्ट हो सकती है। अब चलिए इंडिविजुअली बात करते हैं। इंडिविजुअली बात करके अब यहां पर सबसे पहला पार्टिकल साइज बोला गया कि अगर एक एप्रोप्रिएट ब्लेंड पार्टिकल्स हैं, कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स हैं, कोर्स और फाइन पार्टिकल्स हैं तो हमारा फ्लो जो है वो इंप्रूव हो सकता है। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा फ्लो प्रॉपर्टी भी अफेक्ट होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पार्टिकल। अगर पार्टिकल का सरफेस हमारा स्मूथ नहीं होता, लेट सपोज इस तरीके का हो, ये इस तरीके का पार्टिकल हो, इस तरीके का, तो अब पार्टिकल लेट सपोज ये पार्टिकल आपस में मिलकर एग्रीगेशन कर रहे हैं, स्मूथ नहीं है तो क्या होगा, पुअर फ्लो होगा। क्यों? ड्यू टू द फ्रिक्शननेस और कोहेसिवनेस, आपस में एग्रीगेशन हो जाएगा, चिपक जाएंगे तो कोहेसिवनेस हमें देखने को मिल सकती है। उसी के बाद मैं यहां पर बात करता हूं थर्ड पॉइंट की, आप देख पा रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट की बात हम यहां पर कर रहे हैं कि नमी की बात हो रही है। अब आपने आटे में पानी डाला जैसा रोटी बनाने से पहले तो वो चिपक जाता है, तो अगर ज्यादा मॉइस्चर हुआ तो कहीं ना कहीं कोहेशन और एडेशन का दिक्कत हो सकता है। अब ये कोहेशन और एडेशन क्या है इस चीज को जान लीजिएगा, मैंने कई बार बताया है आपको। कोहेशन और एडेशन, हम फ्लो प्रॉपर्टी की बात करें, कोहेशन होता है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, जो फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे उसको बोला कोहेशन, मतलब पाउडर के पार्टिकल्स के बीच में। एडेशन क्या होगा, ये आपका होपर है, ये आपका होपर है, तो पाउडर के पार्टिकल और होपर की वॉल के बीच में जो लगेगा वो एडेसिव फोर्स है, उसको बोल दिया हमने एडेशन। तो पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आखिरकार ये डिटर्मिनेशन कैसे हम फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि जीपैट 2018 में भी आपसे पूछा गया था। फिक्स्ड कॉन मेथड, पहला फिक्स्ड कॉन मेथड है जिसका 2018 में ये फॉर्मूला पूछा गया था, tan थीटा इक्वल टू h अपॉन r। tan थीटा इक्वल टू h अपॉन r। अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहां पर बोला गया, ये आपके सामने डायग्राम है। आपने क्या किया, आपने पाउडर गिराया, मैं इसको रब कर देता हूं आपको जानने में अच्छा होगा, ठीक है। आपने पाउडर गिराया तो ये एक हीप बन गया, ठीक है। ऐसे बन जाता है ना पाउडर जब आप रेत को भी डालते हैं। तो अब इस जो ये पाउडर है आपने क्या किया, इसको डिटरमाइन करने के लिए दिस इज द एंगल थीटा, और ये हाइट लेंगे आप, हाइट, और ये एक रेडियस लेंगे, ठीक है। सो हमारा जो फॉर्मूला आया वो निकल कर वो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r, ठीक है। और दूसरे मेथड्स हैं रोटेटिंग सिलेंडर मेथड, टिल्टेड बॉक्स मेथड। और यहां पर बोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा जितना कम एंगल ऑफ रिपोज होगा उतना अच्छा पाउडर फ्लो होगा। देखिए यहां पर 25 से कम है तो एक्सीलेंट बोला गया, ठीक है। 25 से 30 होगा तो गुड, 30 से 40 है पॉसिबल, और 40 से ज्यादा है तो वेरी पुअर। तो मतलब स्मॉलर द एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, तो हमारा गुड विल बी द पाउडर, मतलब अच्छा होगा, ठीक है। अगर हमें इसी वजह से हम टैबलेट के केस में हमने जाना था कि फ्लो प्रॉपर्टीज को कैसे इंप्रूव किया जाता है, ग्लाइडेंट की मदद से। आपने पढ़ा भी होगा ग्लाइडेंट क्या होता है, ग्लाइडेंट आपका क्या होता है, फ्लो प्रमोटर होता है। फ्लो प्रमोटर जो फ्लो को प्रमोट कर सके, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द इंटरपार्टिकल फ्रिक्शन, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर डिस्पर्सिबिलिटी आप कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में वेट ऑफ द पाउडर इन वॉच ग्लास एंड इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट है कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स को हमने कंप्रेसिबिलिटी भी बोला। देखिए कंप्रेसिबिलिटी भी कहलाता है, और इसी से
इसी की मदद से हम फ्लोएबिलिटी की, पाउडर की फ्लोएबिलिटी मतलब आखिरकार उसमें कितनी क्षमता है, हाउ मच द एबिलिटी ऑफ फ्लो द पाउडर इज हैविंग एक्चुअली। नाउ मूविंग ऑन, अगर हमारा कोई पाउडर फ्री फ्लोइंग है, लेट सपोज फ्री फ्लोइंग पाउडर है, तो जो उसकी बल्क डेंसिटी, अब देखिए मैंने जैसे ही बोला ना बल्क डेंसिटी और टेप डेंसिटी, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आ जाना चाहिए कि बल्क डेंसिटी क्या होती है और टेप डेंसिटी। तो जो बल्क डेंसिटी और टेप डेंसिटी की जो वैल्यू है वो बहुत ही क्लोज आएगी, ठीक है, और कार्स इंडेक्स भी हमारा छोटा होगा। बट अगर हमारे पास पुअर फ्लोइंग पाउडर है तो उसी की वजह से अब ज्यादा पुअर फ्लोइंग है तो उनका जो इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन है वो ज्यादा बड़ा होगा, इंटरैक्शन है, तो इसी वजह से बल्क और टेप डेंसिटी की वैल्यू में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा और कार्स इंडेक्स भी हमारा ज्यादा बड़ा होगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए, उसी के बाद हम कंसोलिडेशन इंडेक्स या कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है वो टेप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टेप डेंसिटी इनटू 100 कहलाता है, ठीक है, इसी की मदद से हम निकालते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट है हॉर्सनर रेशो। हॉर्सनर रेशो क्या है? हॉर्सनर रेशो बताता है फ्लो प्रॉपर्टी किसकी, कैसे बताता है, इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को यूज कर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी माइनस अपॉन बल्क डेंसिटी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, टीडी अपॉन बीडी इसका फॉर्मूला है। अब यहां पर एक रिलेशन दिया गया है पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी और कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स और हॉर्सनर रेशो, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जीपैट के लिए, नाइपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आपके पास एक्सीलेंट पाउडर है तो उसका कार्स कंसोलिडेशन किस रेंज का होता है और हॉर्सनर रेशो किस रेंज का होता है। तो आई होप, अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए क्वालिटी घटती जा रही है, नंबर भी बढ़ता जा रहा है, नंबर भी बढ़ता जा रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज योर फैक्टर्स जो आखिरकार अफेक्ट कर सकते हैं फ्लोएबिलिटी को, ये आपके सामने है। पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज ज्यादा बड़ा हुआ दिक्कत हो सकता है तो हमारा फ्लो भी फ्लो अफेक्ट हो सकता है। उसी तरीके से स्मूथ होना चाहिए पार्टिकल शेप और सरफेस, डेंसिटी हाइयर होनी चाहिए तो बेटर फ्लो रेट होगा, पोरोसिटी कम है तो बेटर होगा, और हाइग्रोस्कोपिसिटी हमारा कम होगा तो अच्छा होगा, वरना तो चिपक जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने किया माइक्रोमैरेटिक्स फिनिश, माइक्रोमैरेटिक्स, एंड आई होप ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, मैं मानता हूं, बट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो इसी तरह से पढ़ते रहिए। अब और जिसने अभी तक फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो सब्सक्राइब नाउ फॉर योर daily new videos. Stay tuned with Pharmacy India. Face it, fight it, achieve it with Pharmacy India. Thank you.